Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start an amazing unit which is human physiology. So in human physiology you'll get to know about your body, आपकी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर चल रही हैं, कैसे ये ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और अपने जो है वो काम कर पाते हैं. So let's begin with the very first chapter of the human physiology, which is breathing and exchange of gases. So let's begin now. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. क्या बताया है इसमें कि अपनों को पता है अपने ऑक्सीजन को जो है वो यूज़ करते हैं और क्या करते हैं अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, इनको तोड़ते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है और जिससे क्या होता है एनर्जी निकलती है. तो अपने जो है मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उससे एनर्जी निकलेगी. ये जो प्रोसेस है इसको अपने क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक प्रोसेस कह लो, कैटाबॉलिक रिएक्शन कह लो, वो होता है. क्या होता है इसमें? जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है, एनर्जी निकलती है अपने पास, और ये सब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ठीक है. तो क्या है इसमें कि ऑक्सीजन को अपने यूज़ करेंगे, इनडायरेक्टली अपने ब्रेक करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स को, एनर्जी रिलीज हो गई और अपने उस एनर्जी की मदद से वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़ जो अपने अंदर चल रही होती हैं, बॉडीली रिएक्शंस, उसको अपन कैरी आउट करेंगे. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ harmful is also released during the above catabolic reactions. कैटाबॉलिक रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, उसको अपने तोड़ेंगे और एनर्जी रिलीज होगी. अब एनर्जी जो रिलीज होगी उसके साथ साथ एक हार्मफुल गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज होगी. तो ये तो है कैटाबॉलिक रिएक्शंस. अब अपने एनाबॉलिक रिएक्शन देखें कि वो क्या है. एनाबॉलिक रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट होती है. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं. सो दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन. अभी यहाँ पे फिलहाल किसकी बात हो रही है? फिलहाल यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात हो रही है. Okay, so it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out. क्या बोला है इसमें? अगर अपने देखेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर चलती जाएंगी, मतलब ये तो प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा अपनी बॉडी के अंदर. तो अगर ये प्रोसेस चलता रहा, ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है. तो क्या होगा? अल्टीमेटली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी. और ऐसा ही चलता रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रही है उस प्रोसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? एक्यूमुलेट होने लग जाएगी अपनी बॉडी के अंदर. तो इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, तो अपने लिए भी ये हार्मफुल होगा. और ऑक्सीजन की कमी आ रही है जिसकी वजह से कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी नहीं चल पाएंगी आगे, एनर्जी नहीं बन पाएगी अपनी बॉडी रिएक्शंस को, जो अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे एनर्जी से वो भी नहीं हो पाएंगे. तो अपनों को क्या है कि कंटिन्यूसली अपनों को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है उसको भी अपनों को जो है वो क्या करना है? अपनी बॉडी से बाहर निकालना है. ठीक है. तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होना चाहिए, ये कंटिन्यूस अपना जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये चलती रहनी चाहिए. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग. अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अपने ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं बाहर, ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, इसे अपने क्या कहते हैं? ब्रीथिंग. ठीक है. दिस इज नोन एज ब्रीथिंग. अब ब्रीथिंग में भी दो जो है वो प्रोसेसेस आती हैं, यानी पहला क्या होगा? इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन. इनहेलेशन को अपने इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को अपने एक्सपायरेशन भी कहते हैं. अब क्या मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सपायरेशन का? इनहेलेशन क्या है कि अपने जो है ऑक्सीजन को
अंदर अपनी बॉडी के ले रहे हैं। और एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन क्या है कि अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी बॉडी में अपनी सेल्स के अंदर बन रही है उसको अपने रिलीज कर रहे हैं अपनी बॉडी से बाहर। तो ये दो प्रोसेसेस जो है ये ब्रीथिंग के स्टेप्स हैं, टाइप्स हैं कह लो आप। नाउ कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, मार्क माई वर्ड्स, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर सिमिलर नॉट सेम। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइक ब्रीथिंग के अंदर अपनों ने देख लिया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आएगा। रेस्पिरेशन क्या है, जो इनहेलेशन के अंदर अपन ने ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर ली, वो ऑक्सीजन को अपने यूटिलाइज करके क्या करेंगे, अपने जो वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा कि अपने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, जैसे कि अपने तोड़ेंगे अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, इनको अपने जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे। ये जो स्टेप है दैट इज रेस्पिरेशन। सो समझ आया कि कितना माइनर सा वो डिफरेंस है, बट या सिमिलर है ये दो वर्ड्स। नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अब क्यों अपनों को चेस्ट जो है वो मूविंग अप एंड डाउन फील होती है, क्यों? क्योंकि अपन ब्रीथिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अपने कंटिन्यूसली इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सो इसकी वजह से, ब्रीथिंग की वजह से अपनों को जो है वो फील होगा कि चेस्ट अपनी जो है वो मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है। नाउ यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। अपन को पता है ये ब्रीथिंग की वजह से हो रही है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की वजह से। नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, अपन कैसे ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या क्या है, ये फर्दर आने वाले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में फर्दर सेक्शंस में अपने डिस्कस करेंगे, देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट 14.1 which is respiratory organs. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अपने अब देखते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग vary among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization. क्या बोला है इसमें कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे ब्रीथिंग कैरी आउट होगी, तो वो जो है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होगी। क्यों? अब ऐसा डिफरेंस क्यों है इसमें? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये इस वजह से आता है क्योंकि एनिमल्स जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, मतलब कौन सा उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, किस एरिया में वो रहते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। ऑल्सो इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब कि मतलब उसमें जो वो ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स से बना है, या फिर सेल्स ने ग्रुप अप करके टिश्यूज़ बना लिए, टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स फर्दर कंबाइन करके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, क्या लेवल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का, इस पे भी डिपेंड करेगा कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होगा। सो अगर अपने देखें कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स, इनमें जो गैशियस एक्सचेंज होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा वो उनकी बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा। कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से, मतलब उनमें सिंपल डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है। वेरी सिंपल, मतलब वेरी अपन कह लो बेसिक जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है इनके अंदर होगा ना। अर्थवॉर्म्स जो है वो यूज़ करेंगे उनकी मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल यूज़ कर रहे हैं। इंसेक्ट्स जो है उनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अब अगर अपने देखें अर्थवॉर्म्स में क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल है जिसके थ्रू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैरी आउट हो रहा है। इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं जिससे जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। अब ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब से जो ब्रीथिंग का वो जो है एटमॉस्फेरिक एयर का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे, मतलब ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या है, ट्रेकियल ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर का ट्रांसपोर्टेशन चलता जा रहा है। अब अगर अपने देखें फर्दर हायर क्लास में अगर अपने चलें तो स्पेशल जैसे कि मतलब अगर अपने देखें कुछ मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मलस्क्स जो हैं उनमें अगर अपने देखें तो उनमें फर्दर एक स्टेप हाई चले जाओ, उनमें जो है वो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स बन गए हैं।
क्या स्पेशल वेस्कुलराइज मतलब ब्लड सप्लाई काफ़ी मतलब बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई उनके अंदर है। वेस्कुलराइज का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई बहुत हाई है, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई मिल रही है उनको। अ, ये जो स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है ये क्या है, गिल्स हैं। अब गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो मोस्ट, मार्क माई वर्ड्स, मोस्ट नॉट ऑल, तो मोस्ट एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में जो है वो क्या है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है उसको अपने बोलेंगे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब फर्दर अगर अपने देखें हायर क्लास में अगर अपने चलेंगे तो वेस्कुलराइज्ड बैग्स आ गए, मतलब उनमें काफ़ी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है। वेस्कुलराइज बैग्स क्या है, लंग्स है। अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे अपने बोलेंगे पल्मोनरी। अब पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स के लिए यूज होता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फिर कह लो कि लंग्स जो है जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगे तो वो जो है वो कौन यूज़ करेगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो है उनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो है वो लंग्स को यूज़ करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसे अपने बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वर्टिब्रेट्स में अगर अपने देखें तो फिशेस क्या यूज़ कर रहे हैं, गिल्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फिशेस जो हैं वो गिल्स को यूज़ करेंगे। वेयर एज अपने देखें एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये जो है ये रिस्पायर करेंगे थ्रू दी लंग्स, यानी इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, फिशेज में ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होगा। अब अगर अपने देखें कि फ्रॉग्स जो कि एम्फीबियंस में ही आते हैं वो जो है वो अब उनकी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं। जब मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करेंगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। अब इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस पैराग्राफ, तो इसको मैंने कंसाइज करके जो है आपके लिए एक टेबल बना दिए, काइंड ऑफ टेबल बना दिए, जिससे आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा रिमेंबर करने के लिए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पैराग्राफ अगर अपने देखें तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो रेस्पायर कर रहे थे। सिंपल डिफ्यूजन कहाँ से हो रही थी, उनके एंटायर बॉडी सरफेस से हो रही थी। अर्थवर्म्स में जो है वो क्या हो रहा है, मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन हो रहा है। इंसेक्ट्स जो है वो ट्रेकियल ट्यूब्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। इंसेक्ट्स में अगर अपने देखें तो अपनों ने देख लिया कि ट्रेकियल ट्यूब्स हैं। एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में अगर अपने देखें तो उनमें क्या था, अब एक मोस्ट वर्ड याद रखना कि ऑल नहीं है, मोस्ट है। ठीक है। अब इनमें जो है वो क्या है, इनमें गिल्स थे। गिल्स क्या है, स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स हैं, और स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग्स क्या थे, लंग्स है वो। तो इनमें क्या हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो गिल्स यूज हो रहे हैं तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन आएगा। यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है, प्लीज़ करेक्ट दैट। ओके। नाउ अगर अपने देखें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, इनमें क्या हो रहा है, इनमें स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग्स थे। कौन सा है, लंग है। अब अगर लंग जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है तो दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। एम्फीबियंस में भी अगर अपने देखें फ्रॉग जो है वो रेस्पायर कर रहे हैं थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, मतलब ये मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, तो इसे अपने क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर ऐसे ही प्रिसाइज कंसाइज टेबल्स नोट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो अगर आपको ये पूरा चाहिए तो मैं, एक मिनट, या you can see this all table and revise it very easily within a minute. So yeah, that's it for video.